नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गोकुलपुरी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सुबह 6:45 बजे रवि रतन वर्मा सोकर उठा तो उसका सिर भारी था और शरीर में बेजान ढीला ढाला लग रहा था। पूरी रात वो घोड़े बेचकर सोया था। रवि को हैरानी थी कि वो बीती रात एक बार भी ना पानी पीने उठा था, ना बाथरूम जाने के लिए, जबकि रात में एक आध बार वो जरूर उठ जाता था। फ्रेश होने से पहले उसे एक प्याला चाय चाहिए होती थी। उसने सिर घुमाकर पास में सोई पत्नी मोनिका वर्मा की ओर देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी। दोनों के बीच में पलंग पर उनका बेटा भी सो रहा था। रवि रतन ने हाथ से झकझोर कर मोनिका को हिलाया। मोनिका उठो, मुझे चाय की तलब लगी है। मोनिका वर्मा कसमसाई, फिर उसने आंखें खोल दी। बिस्तर से नीचे उतरकर उसने अपनी साड़ी ठीक की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर चली गई। वो खुला हुआ था और उसके अंदर सामान बिखरा हुआ था। ये स्टोर रूम किसने खोला है? वो चौंक कर बोली और तेजी से बाहर आकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। स्टोर रूम में सामान बिखरा हुआ था और अलमारी खुली हुई थी। उसमें रखा कीमती सामान गायब था। अजी सुनते हो? मोनिका ने जोर से अपने पति को आवाज लगाई। घर में चोरी हुई है। रवि रतन ये सुनकर दौड़ता हुआ कमरे से स्टोर रूम में आ गया। बिखरा सामान देखकर उसको ये आभास हो गया कि घर में रात को चोर घुस आए थे। यदि वो ऊपर स्टोर रूम तक आए थे तो अवश्य नीचे भी उन्होंने हाथ साफ किया होगा। ये विचार मन में आते ही रवि सीढ़ियों की ओर झपटा। उसके पीछे मोनिका भी दौड़ी। रवि जैसे ही भूतल पर अपने मम्मी पापा के कमरे में आया, उसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे में उसके मम्मी पापा खून से तरबतर पड़े थे। उनके गले कटे हुए थे। रवि फटी फटी आंखों से मम्मी पापा की लाशें देखता रहा। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन पीछे आ चुकी मोनिका ने ये दृश्य देखा तो वो जोर जोर से चीखने लगी। सुबह सुबह रवि के घर में से मोनिका की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़कर उनके दरवाजे पर आ गए। बाहर से किसी ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ रवि? बहू क्यों चीख रही है? रवि को गुस्सा आया। वो घबराया हुआ दरवाजे पर आया और उसने अंदर से बंद दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है? एक बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा। मम्मी पापा को कोई जान से मार गया है, रवि रोते हुए बोला। उनकी लाशें कमरे में पड़ी है। पड़ोसियों ने अंदर आकर देखा, पलंग पर रवि के पिता राधे श्याम की गर्दन कटी लाश पड़ी थी। पलंग के साथ में बिछी चारपाई पर रवि की माँ बीना देवी की लाश थी। उनकी भी गर्दन तेज धारदार हथियार से काट दी गई थी। दोनों शवों से खून बह रहा था। घर में सामान भी बिखरा हुआ था। इस डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घर में चोरी भी हुई है रवि, तुम तुरंत पुलिस को सूचना दे दो, किसी ने सलाह दी। रवि ने मोबाइल से कंट्रोल रूम का नंबर डायल किया और गोकुलपुरी क्षेत्र में भागीरथ विहार की गली नंबर 13/6 में हुए इस डबल मर्डर केस की सूचना दे दी। पुलिस की वैन जब घटनास्थल पर पहुंची, वहां पर काफी भीड़ एकत्र हो चुकी थी। पुलिस को देखते ही भीड़ आजू बाजू हट गई। उसी समय गोकुलपुरी थाने के एसएचओ प्रवीण कुमार स्टाफ के साथ वहां पर आ गए। इस दोहरे बुजुर्ग दंपति हत्याकांड की सूचना उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दे दी। एसएचओ प्रवीण कुमार ने घटना वाले कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें वहां घर की बहू मोनिका जोर जोर से विलाप करती हुई नजर आई। उन्होंने साथ आई महिला पुलिस को इशारा किया तो वो मोनिका को उठाकर कमरे से बाहर ले गई। एसएचओ प्रवीण कुमार ने दोनों लाशों की स्थिति देखी। कातिल ने राधे श्याम को नींद में ही दबोचा, ऐसा लगता था। वो सीधे सोए होंगे। उसी हालत में उनकी गर्दन पर वार किया गया था, जबकि बीना देवी द्वारा कातिल से संघर्ष करने के संकेत मिल रहे थे, क्योंकि उनकी चूड़ियां टूटकर इधर उधर फैली हुई थी। उनकी जबरन गर्दन काटी गई थी। श्री प्रवीण कुमार ने घर में बिखरा सामान और पूजा घर में खुली हुई अलमारी के अलावा ऊपरी तल पर स्टोर रूम का भी जायजा लिया। रवि रतन उनके साथ ही था। क्या पुलिस को तुमने ही फोन किया था? एसएचओ ने रवि से पूछा। जी हाँ सर, जिनकी हत्या हुई है वो मेरे मम्मी पापा है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, रवि ने भर्राए हुए स्वर में कहा। वो यहाँ रुदन कर रही थी, शायद तुम्हारी पत्नी है।
हाँ, रवि ने सिर हिलाया। वो मेरी पत्नी मोनिका है। चोर अंदर कैसे घुसे? क्या तुम लोग दरवाजा खुलकर सोते हो? एसएचओ ने गंभीरता से पूछा। नहीं सर, मैंने रात को सामने का दरवाजा भीतर से बंद किया था। चोरों ने अंदर प्रवेश कैसे किया? मेरी खुदी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सुबह दरवाजा तुम्हें खुला मिला था? दरवाजा तो मैंने अपने हाथों से ही खोला था। हाँ सर, पीछे गली में भी एक दरवाजा है, मैंने वो चेक नहीं किया है। कुछ याद आने पर चौंकते हुए रवि ने कहा। तो एसएचओ ने उसे घूरा। चलो वो दरवाजा दिखाओ मुझे। रवि उन्हें पीछे के दरवाजे पर लाया। वो अंदर से खुला था। एसएचओ ने दरवाजे को ध्यान से देखा। उसका कुंडा मोटा था, जिसे बाहर से किसी भी तरह से खुला नहीं जा सकता था। इसे क्या खुला रखते हो तुम लोग? एसएचओ ने पूछा। नहीं सर, पीछे तो हमें कोई काम नहीं पड़ता है। आना जाना हम लोगों का सामने वाले गेट से ही होता था। ये दरवाजा तो बंद ही रहता है। शायद चोर किसी तरह से इसे खोलकर अंदर घुसे थे। यहीं से वे हत्या करके और लूटपाट करके भाग गए हैं। एसएचओ ने दिखाने के लिए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो भली प्रकार ये अनुमान लगा चुके थे कि चोरों ने घर में फ्रेंडली एंट्री ली है। घर से कितने की चोरी हुई है? एसएचओ ने पूछा। सर, घर से 3.5 लाख रुपए नकद और मम्मी की ज्वेलरी गायब है। ये 3.5 लाख रुपया पापा को मकान का आधा हिस्सा 50 लाख में खुर्शीद प्रॉपर्टी डीलर को बेच देने की टोकन मनी में से मिला था। 5 लाख की टोकन मनी में से 1.5 लाख रुपए अपने पास रखे थे। 3.5 लाख रुपए मम्मी ने पूजा के कमरे की अलमारी में रख दिए थे। उसी में मम्मी की ज्वेलरी भी रखी हुई थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री जॉय टिर्की भी वहां आ गए थे। उन्होंने लाश का जायजा लिया। ऊपरी तल और नीचे की पूरी लोकेशन देखने के बाद वो एसएचओ से बोले, घर में 2 हत्याएं हुई है। चोरों ने पूजा घर में सामान टटोला, ऊपर भी गए और स्टोर रूम में भी सामान बिखेरा, लेकिन बेटा बहू सोते रहे। उन्हें जरा भी आहट नहीं मिली। ये सोचने का विषय है। दूसरा, वो पिछला दरवाजा जो बंद रखा जाता था खुला हुआ मिला। इससे तो यही लगता है कि सब एक साजिश के तहत हुआ है। कातिलों ने घर में एंट्री करके किसी सदस्य के द्वारा ली है। जी सर, मेरा भी यही मानना है, एसएचओ ने धीरे से कहा। घर की बहू रोने धोने का ज्यादा ही दिखावा भी करती मिली है। आप इसे ध्यान में रखकर केस पर काम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। फॉरेंसिक जांच के बाद आप प्रारंभिक कार्रवाई करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। ठीक है सर। कुछ आवश्यक निर्देश देकर पुलिस डीसीपी जॉय टिर्की वापस चले गए तो तभी फॉरेंसिक जांच टीम भी वहां आ गई। टीम ने भी घटनास्थल की जांच की। इसके बाद एसएचओ ने वहां की कार्रवाई पूरी की और लाशों को जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। इसके बाद एसएचओ अपने स्टाफ के साथ थाने लौट आए। ये डबल मर्डर केस धारा 457, 392, 397 और 302 के तहत दर्ज कर लिया गया और इसकी जांच एसएचओ प्रवीण कुमार ने स्वयं अपने हाथों में ले ली। राधेश्याम वर्मा उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी क्षेत्र में स्थित भागीरथ विहार में अपनी पत्नी बीना देवी और बेटे रवि रतन वर्मा के साथ रहते थे। 8-9 साल पहले उनका बड़ा बेटा एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। एक बेटी थी मंजू लता, जिसकी शादी उन्होंने बागपत के विपिन कुमार से 4 साल पहले कर दी थी। इस समय वो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रह रही है। राधेश्याम वर्मा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने बेटे रवि रतन वर्मा को जौहरीपुर में गारमेंट और कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा दी थी। रवि रतन की 6 साल पहले जौहरीपुर की मोनिका वर्मा से शादी हुई थी। इस समय उसका एक बेटा था जो कि 5 साल का हो गया था। राधेश्याम की उम्र 72 साल की हो गई थी। पत्नी बीना देवी भी 68 साल की हो गई थी। घर में राधेश्याम खाली बैठना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर परचून की दुकान खोल ली थी, जिसे वो और उनकी पत्नी बीना संभालती थी। राधेश्याम का मकान 100 गज में बना था। भूतल पर राधेश्याम रहते थे। प्रथम तल पर रवि अपनी पत्नी मोनिका और बेटे के साथ रहता था। इस संपन्न परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, किंतु मोनिका को सब कुछ होते हुए भी एकाकीपन महसूस होता था। रवि सुबह दुकान पर चला जाता था, बेटा स्कूल और सास ससुर नीचे रहते थे। मोनिका को घर काटने को दौड़ता था। मोनिका ने समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल को अपना साथी बना लिया। काम निपटा लेने के बाद वो मोबाइल लेकर पलंग पर लेट जाती थी और यूट्यूब
या फेसबुक में खो जाती थी। एक दिन मोनिका ने फेसबुक पर अपनी फोटो डालकर दोस्ती की रिक्वेस्ट डाल दी। 2 दिन बाद ही उसके फोटो को पसंद करके आशीष भार्गव नाम के युवक ने उसकी दोस्ती की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और गॉर्जियस लिखकर मैसेज भेजा। तो मोनिका ने उसे हाय से उत्तर दिया। यहीं से दोनों में दोस्ती हो गई। आशीष भार्गव ने उससे मोबाइल नंबर मांगा तो बिना किसी झिझक मोनिका ने अपना मोबाइल नंबर आशीष को देकर उसका मोबाइल नंबर ले लिया। पता चला कि आशीष भार्गव गाजियाबाद की शास्त्री नगर कॉलोनी का रहने वाला था। अब दोनों मोबाइल फोन पर बातें कर अपने दिल की बातें शेयर करने लगे। मोबाइल पर बातें करने से मन कहाँ मानता है। मासूका का दीदार ना हो, आशिक की आंखें जी भरकर जब तक देख ना ले तब तक दिल को कहाँ चैन मिलता है। एक दिन आशीष ने मोनिका से बात करते समय कह दिया, मोनिका, मैंने तुम्हें आज तक मोबाइल स्क्रीन पर ही देखा है। मेरा मन तुम्हें सामने बैठाकर जी भरकर देखने के लिए तरस रहा है। मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ आशीष, मोनिका ने आह भरकर कहा। तुम यहाँ दिल्ली आ जाओ, हम किसी होटल में मिल लेंगे। ठीक है मोनिका, मैं 1-2 दिन में ही दिल्ली आने का प्रोग्राम बनाता हूँ, आशीष ने खुश होकर कहा। कहने के मुताबिक 2 दिन बाद ही आशीष दिल्ली आ गया। उसने अपने आने की खबर फोन से मोनिका को दे दी तो वो घर में बहाना बनाकर आशीष से मिलने के लिए इंडिया गेट पर पहुंच गई। आशीष ने किसी होटल में कमरा बुक नहीं करवाया था। उसने मोनिका को इंडिया गेट पर बुला लिया। दोनों इंडिया गेट पर आमने सामने आए तो कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को जी भरकर देखते रहे। फिर आशीष ने मोनिका का हाथ थामकर एक पेड़ की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो मोनिका को लेकर पेड़ के सहारे बैठ गया। मोनिका, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें मैंने अपने दिल में बसा लिया है। क्या तुम भी अपने दिल में मुझे जगह दोगी? मैं तो तुम्हें पहली बार की चैटिंग में ही अपने दिल में जगह दे चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें बताने से हिचक रही थी। ऐसा क्यों? आशीष ने हैरानी से पूछा। मैं शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ आशीष, मोनिका ने सांस भरकर कहा। मेरी हकीकत जानकर तुम मुझसे प्यार का रिश्ता निभाओगे, पहले ये जान लेना चाहती थी। आशीष कुछ क्षणों के लिए खामोश रहा। फिर उसने दोनों हाथों में मोनिका का चेहरा थामकर उसके होठों पर अपने तपते हुए होठ रख दिए। एक गहरा चुम्बन लेने के बाद वो गंभीर स्वर में बोला, तुम एक बच्चे की माँ हो और किसी की पत्नी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे दोस्ती की थी, अब तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ और ताउम्र करता रहूंगा। ओह आशीष, तुम कितने अच्छे हो। आज से ये मोनिका तन से और मन से तुम्हारी हो गई, मोनिका ने भावुक स्वर में कहा और आशीष से लिपट गई। आशीष ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। थाना गोकुलपुरी के एसएचओ प्रवीण कुमार को राधे श्याम और उनकी पत्नी बीना देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी। दोनों की तेज धारदार हथियार से गर्दन काटी गई थी। इसी से उनकी जान गई थी। हत्यारों ने बेरहमी दिखाई थी। प्रवीण कुमार का विचार था कि इन दोनों कत्ल में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। वे 2 लोग कौन थे, ये उन्हें मालूम करना था। उन्होंने राधेश्याम के बेटे रवि रतन को थाने बुलवाया था। रवि आ गया तो एसएचओ प्रवीण कुमार ने उसे अपने सामने बैठाकर बहुत गंभीर आवाज में कहा, रवि, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के कत्ल हो जाने का गहरा दुख है। मैं दिल से चाहता हूं कि उनके कातिलों को पकड़कर कानून के कटघरे में खड़ा करूं। क्या तुम भी ऐसा ही चाहोगे कि तुम्हारे मम्मी पापा के कातिलों को कानून कड़ी से कड़ी सजा दे? कौन बेटा नहीं चाहेगा सर। मैं अपने मम्मी पापा के कातिलों को फांसी के फंदे पर देखना चाहता हूँ। रवि दांत भींचकर बोला, तो तुम वो सब मुझे सच सच बताओ जो मैं तुमसे पूछूं। एसएचओ ने रवि के चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं सब कुछ सच ही बताऊंगा सर। देखो, हमारा मानना है कि कातिलों ने घर में फ्रेंडली एंट्री ली है, क्योंकि पिछला दरवाजा अंदर से बंद रहता था और मेन गेट को तुमने खुद बंद किया, ऐसा तुमने कहा है। मैंने खुद मेन गेट बंद किया था सर। गेट बंद करके मैं रात के 10:30 बजे तक उनके पास बैठा बातें करता रहा, फिर ऊपर सोने चला गया था। तो फिर पिछला दरवाजा किसने खोला, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो सर चोरों ने खोल लिया होगा, रवि ने अपना शक जाहिर किया। नहीं खोल सकते थे चोर। दरवाजे की मोटी कुंडी ना बाहर से खुल सकती थी और ना ही काटी जा सकती थी। वो अंदर से खोली गई है और ये काम तुम या तुम्हारी पत्नी मोनिका का हो सकता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ सर, मैंने ये दरवाजे की कुंडी नहीं खोली।
तो ये काम तुम्हारी पत्नी मोनिका ने किया होगा। प्रवीण कुमार गंभीर स्वर में बोले, मैं इस विषय में नहीं जानता सर। एक बात बताओ रवि, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है? क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? रवि थोड़ा झिझक कर बोला, मोनिका और मेरे बीच में सब ठीक नहीं है सर। मुझे लगता है मोनिका अब मुझसे प्यार नहीं करती। इसका कारण कोई है सर, जो हम पति पत्नी के बीच में आ गया है। मैंने मोनिका को किसी से रात को देर देर तक बातें करते देखा है। मैंने पूछा तो कहती है वो अपनी सहेली से बातें करती है। मैंने एक दिन उसका फोन चेक किया तो कोई आशीष नाम के युवक का फोटो और कॉल डिटेल्स मिली। मेरी मोनिका से खूब लड़ाई हुई। मैंने स्मार्टफोन ले लिया और कीपैड वाला फोन मोनिका को दे दिया। मोनिका इस बात पर मुझसे नाराज है। आशीष एसएचओ ने ये नाम दोहराया, फिर रवि के कंधे पर हाथ रखकर बोले, रवि मुझे मोनिका को पूछताछ के लिए यहाँ बुलाना पड़ेगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे कोई ऐतराज नहीं है सर, आप अच्छी तरह से जांच करिए। मुझे मम्मी पापा के कातिलों को फांसी के फंदे पर देखना है। एसएचओ ने एसआई सीताराम के साथ एक महिला कांस्टेबल को भागीरथी विहार से मोनिका को लाने के लिए भेज दिया। 1 घंटे में मोनिका को थाने में ले आया गया। एसएचओ ने रवि रतन को पहले ही दूसरे कमरे में बैठा दिया था। मोनिका काफी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। एसएचओ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे सास ससुर का कत्ल तुम्हारे इशारे पर हुआ है मोनिका। तुमने कातिलों को अंदर आने के लिए दरवाजा खोला था। ये झूठ है साहब, मोनिका जल्दी से बोली। लेकिन आशीष तो यही कह रहा है कि दरवाजा तुम्ही ने खोला था। प्रवीण कुमार ने अंधेरे में तीर चलाया। मोनिका बुरी तरह से घबरा गई। क्या आशीष पकड़ा गया है? हाँ, उसने राधेश्याम और बीना देवी के कत्ल करने की बात कबूल ली है। प्रवीण कुमार अपनी बात का असर होते हुए देखकर बोले, अब तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। मोनिका रोने लगी। रोते हुए ही उसने कहा, मैंने ही सास ससुर का कत्ल करवाया है साहब। मैं आशीष के प्यार में पागल हो गई थी। मैं सास ससुर को रास्ते से हटाने के बाद पति को भी मरवाना चाहती थी। इस खुलासे पर वहां पर उपस्थित सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। एसएचओ ने मोनिका को घूरा, तुम ऐसा आशीष को पाने के लिए कर रही थी? जी हाँ, मैं आशीष भार्गव से बहुत प्यार करती हूँ। उसी के साथ घर बसाना चाहती थी। सास ससुर की भी मैंने आशीष से हत्या करवा दी। पति रवि भी रास्ते से हट जाता तो सारी संपत्ति की मालकिन मैं बन जाती। अब ये बताओ आशीष कहाँ पर है? प्रवीण कुमार ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाकर पूछा। मोनिका ने चौंक कर उन्हें देखा। वो समझ गई, थाना प्रभारी ने उससे झूठ बोला है। अब तीर कमान से निकल गया था। उसने आशीष का पता बता दिया। वो मकान नंबर एसएच 380 कवि नगर गाजियाबाद में रहता है साहब। एसएचओ ने तुरंत एक पुलिस टीम गाजियाबाद रवाना कर दी। वो आशीष को उसके घर से दबोचकर थाना गोकुलपुरी ले आई। आशीष ने थाने में अपनी प्रेमिका मोनिका को देखा तो उसने बगैर सख्ती किए कबूल कर लिया कि मोनिका के उकसाने पर उसने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर राधेश्याम और बीना देवी का कत्ल किया और 3.5 लाख रुपए तथा ज्वेलरी लूट ली। अपने साथी का नाम बताओ, एसआई सीताराम ने कड़क आवाज में पूछा। उसका नाम विराज उर्फ विराट है और वो A132 चिरंजीव विहार गाजियाबाद में रहता है। पुलिस टीम फिर गाजियाबाद गई। विराट घर पर ही मिल गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कहा, साहब मुझे मेरे दोस्त आशीष ने रुपए और गहनों का लालच देकर कत्ल की रात में शामिल किया था। मैंने कत्ल किया है, ये कबूल करता हूँ। उन्होंने कत्ल कैसे किया, हथियार कहाँ से खरीदे, ये पूछने पर आशीष ने बताया, सर मोनिका मुझे पति मान चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं उसके सास ससुर को रास्ते से हटा दूं। इसके ससुर ने अपना आधा मकान 50 लाख रुपए में बेचा था। टोकन मनी का 5 लाख रुपया मिला था। इसलिए मोनिका और हमने प्लान बनाया कि कत्ल कैसे करना है। 9 अप्रैल को मैं अपने दोस्त विराट के साथ बाइक से भागीरथी विहार आ गए। ये बाइक विराट के चाचा की थी। प्लान के अनुसार इसकी चोरी की रिपोर्ट विराट ने पहले ही कविनगर थाने में लिखवा दी थी। मोनिका ने हमें रास्ता बताया। हमें वहां पीछे के दरवाजे से ऊपर की छत पर ले गई और वहीं पर बिठा दिया। हमारे पास 2 उसरे थे।
जो मैंने यहाँ आते समय गौशाला फाटक से खरीदे थे। यहाँ आने से पहले हमने मोहन नगर में शराब पी और एक सुलभ शौचालय में कपड़े बदले थे। चेहरे पर मास्क लगा लिए ताकि पहचान में ना आ सके। मोनिका ने रात 11:30 बजे हमें छत पर समोसे ला कर दिए। जब घर के सभी लोग सो गए तो मोनिका ने इशारा कर दिया। हम दोनों नीचे उतरे और आधी शाम को मैंने सोते हुए गला काटकर हत्या कर दी। विराट ने बीना देवी का गला रेतकर मर्डर कर दिया। वो जान गई थी और उसने बचने के लिए संघर्ष किया था। कत्ल होने के बाद हत्यारिन बहू मोनिका के कहे अनुसार हमने रुपए, चोरी किए गई ज्वेलरी और सामान बिखेरा और पीछे के रास्ते से निकल गए। प्रेम प्रसंग में कत्ल का जुर्म कबूल कर लेने के बाद विराट, आशीष भार्गव और मोनिका वर्मा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करके रिमांड लेकर उनसे लूटे गए रुपए, ज्वेलरी, उस्तरे और खून सने कपड़े बरामद कर लिए गए। उसके बाद उन तीनों को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।